आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही खास सोर्स का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ये एग्री प्रेप की जो PMFBI मास्टर क्लास वाली PPT है ना, उस पर आधारित है। हाँ, ये PPT बेसिकली जो IBPS AFO और नाबार्ड या स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए डिजाइन की गई है। काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। राइट और आज का हमारा मकसद सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये स्कीम एक्चुअली काम कैसे करती है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये स्कीम मतलब करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, एक सेफ्टी नेट ही है। क्योंकि देखिए, अगर हम एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना करें जिसकी कोई छत ही नहीं है, एक ऐसा कारखाना जो पूरी तरह से खुले आसमान के नीचे चल रहा हो। हाँ, मतलब एग्रीकल्चर तो एग्जैक्टली यही है ना। एग्जैक्टली बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, ओले गिर रहे हैं या सूखा पड़ गया, इन सब का उस ओपन एयर फैक्ट्री पर सीधा असर पड़ता है। सही बात है। और ऐसी अनिश्चित स्थिति में उस प्रोडक्शन का इंश्योरेंस करना मैथमेटिकली कितना मुश्किल काम है, यही आज की हमारी इस डीप डाइव का मेन फोकस है। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि जब किसी कार या बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है तो रिस्क को कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है। Right. उसमें पैरामीटर्स फिक्स होते हैं। वहां पैरामीटर्स सेट होते हैं। पर खेती में हर खेत की मिट्टी अलग होती है, उसका माइक्रो क्लाइमेट अलग होता है, फसल अलग होती है। राइट। तो इसीलिए क्रॉप इंश्योरेंस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टैटिस्टिकल चैलेंज बन जाता है। और PPT के हिसाब से इस चैलेंज से निपटने के लिए ही 18 फरवरी 2016 को इस स्कीम की घोषणा हुई थी। खरीफ 2016 से ये लागू हुई। अच्छा, 2016 से। हाँ, और इसके पीछे 3 मेन पिलर्स काम करते हैं। पहला, नेचुरल डिजास्टर्स, पेस्ट्स या बीमारियों से होने वाले एक्चुअल नुकसान की भरपाई करना। दूसरा, किसानों की इनकम को स्टेबल रखना ताकि वो एक खराब सीजन के बाद पूरी तरह टूट ना जाएं। मेक सेंस। और तीसरा, एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और जो एग्री क्रेडिट फ्लो है, यानी किसानों को जो लोन मिलता है उसको सिक्योर करना। इसमें एक डाउट आता है, जैसे इनकम स्टेबल रखने की बात हुई, तो क्या ये PM किसान स्कीम जैसा ही कुछ है? क्योंकि वहां भी तो किसानों को सीधे पैसे मिलते हैं। देखिए, यहीं पर अक्सर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत आम गलतफहमी है। PM किसान और PMFBY में बहुत ही बेसिक अंतर है। अच्छा, कैसे? PM किसान एक इनकम सपोर्ट स्कीम है। मतलब किसान की फसल चाहे खराब हो या फिर बहुत बढ़िया पैदाइश हो, सरकार उसे एक तय राशि देगी ही देगी। तो मतलब वो एक गारंटीड अमाउंट है जो आना ही आना है। बिल्कुल। पर PMFBY एक प्योर इंडेमनिटी बेस्ड इंश्योरेंस है। इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस की तरह काम करता है। तो इसका मतलब है कि जब तक कोई एक्चुअल डैमेज नहीं होगा तब तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। अगर साल भर मौसम अच्छा रहता है और फसल बढ़िया होती है तो किसान को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। पैसा सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब कोई एक्चुअल, वेरीफाइड और इंश्योर्ड नुकसान हुआ हो। ये तो क्लियर हो गया कि ये स्कीम किसी तरह की खैरात नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टूल है। और जो आपने तीसरा पिलर बताया था, क्रेडिट फ्लो को सिक्योर करना, वो भी इसी से जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। क्योंकि अगर किसी किसान के पास फसल बीमा है तो उसे लोन देने वाले बैंक का रिस्क भी कम हो जाता है। अगर सूखा पड़ जाए और किसान लोन ना चुका पाए तो बैंक को पैसा बीमा कंपनी से मिल जाएगा। का पैसा डूबने से बच जाता है। पर देखिए, अगर रिस्क इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा सेफ्टी नेट है, तो इसका प्रीमियम भी तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए ना? जी। इसका प्रीमियम स्ट्रक्चर एक्चुअली काम कैसे करता है? यही तो स्कीम की सबसे बड़ी सक्सेस है। इसे बहुत ही अफोर्डेबल बनाया गया है किसानों के लिए। PPT में इसको याद रखने के लिए एक बड़ी अच्छी विजुअल मेमोरी ट्रिक दी गई है। हाँ, वो 1.55 PMFBI लाइव वाली ट्रिक। हाँ, वही। इसका मतलब है कि खरीफ की खाद्य और तिलहन फसलों के लिए प्रीमियम की मैक्सिमम लिमिट 2% है। राइट। खरीफ के लिए 2% और राबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए ये 1.5% है। और जो कमर्शियल या हॉर्टिकल्चरल फसलें हैं जिनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? बिल्कुल, उनमें रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए उनके लिए ये लिमिट 5% रखी गई है। 2%, 1.5% और 5%। हाँ। पर एक बात बताइए, अगर किसी इलाके में बाढ़ का या सूखे का रिस्क बहुत ज्यादा है तो एक्चुअल खर्च तो इस 2 या 5% से कहीं ज्यादा आता होगा ना इंश्योरेंस कंपनी को? हाँ, यहीं पर एक्चुअरियल प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो रेट है जो कंपनी पिछले सालों का मौसम, डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी और नुकसान देखकर तय करती है। मतलब डेटा एनालिसिस के बाद एक्चुअल रेट निकलता है? एग्जैक्टली। मान लीजिए कंपनी कहती है कि इस इलाके का एक्चुअल प्रीमियम 15% होगा,
तो स्कीम के रूल के हिसाब से किसान सिर्फ अपना 2% देगा। और बाकी का 13% कहाँ से आएगा? वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर सब्सिडी के रूप में कंपनी को देती हैं। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पर अगर सरकार इतना बड़ा सब्सिडी का बोझ उठा रही है, तो वो ये कैसे डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी को टेंडर मिलेगा, ताकि कंपनी मनमाना प्रीमियम ना मांग ले? उसके लिए लाइव एंड बिडिंग प्रोसेस होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग क्लस्टर्स या डिस्ट्रिक्ट्स के लिए टेंडर निकालती हैं। 18 इंश्योरेंस कंपनीज का एक पैनल है। ओके। तो ये कंपनीज अपना एक्चुअल प्रीमियम कोट करती हैं, और जो कंपनी सबसे कम रेट कोट करती हैं, यानी लोवेस्ट बिडर या L1, उसी को वो क्लस्टर दे दिया जाता है। हाँ वही। इससे सरकार का सब्सिडी का खर्चा थोड़ा कंट्रोल में रहता है। मेक सेंस। ये काफी ट्रांसपेरेंट लग रहा है। पर मैंने अक्सर रूरल एरियाज में एक शिकायत सुनी है, जो किसान बैंक से केसीसी या एग्रीकल्चरल लोन लेते हैं, उन पर ये बीमा जबरदस्ती थोप दिया जाता है। ये कहाँ तक सच है? देखिए, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये शिकायत बिल्कुल सही थी। शुरू में लोनी फार्मर्स के लिए ये स्कीम मैंडेटरी थी, उनको लेना ही पड़ता था। पर यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट रहना जरूरी है। अच्छा, इसमें कोई रूल चेंज हुआ है क्या? हाँ, करीब 2020 में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, जिसे PMF-BY 2.0 रिवैम्प कहते हैं। इसके बाद से ये स्कीम हर एक किसान के लिए, चाहे उसने लोन लिया हो या ना लिया हो, 100% वॉलंटरी हो गई है। ओह वाओ! मतलब अब किसान की मर्जी के बिना बैंक प्रीमियम नहीं काट सकता। ये तो सच में बड़ा स्टेप है। बिल्कुल, अब चॉइस किसान के हाथ में है। और एक और चीज, पात्रता की बात करें तो सिर्फ जमीन मालिक ही नहीं, जो टेनेंट फार्मर्स हैं या पट्टादार हैं, वो भी इसमें कवर होते हैं। अच्छा, उनके पास तो जमीन के कागजात नहीं होते ना? हाँ, इसलिए उन्हें सिर्फ जमीन के मालिक की कंसेंट या एक एफिडेविट चाहिए होता है। स्कीम काफी इंक्लूसिव बनाई गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसी क्या चीजें हैं जो इसमें कवर नहीं होती? PPT में एक्सक्लूजन्स की एक प्रॉपर लिस्ट है, जैसे युद्ध हो गया, न्यूक्लियर रिस्क है, चोरी है, या किसी जानवर ने फसल खा ली, ये सब कवर नहीं होता। और एक टर्म और था वहाँ, प्रिवेंटेबल मैनेजमेंट फेलियर। उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर किसान अपनी लापरवाही से नुकसान कर बैठे, जैसे उसने टाइम पर सिंचाई नहीं की या कीटनाशक नहीं डाला और फसल खराब हो गई। अच्छा, तो अगर किसान के गलती से नुकसान हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको नेचुरल डिजास्टर नहीं मानेगी और क्लेम रिजेक्ट कर देगी। ये तो लॉजिकल भी है। बिल्कुल। अब उस मैकेनिज्म पर आते हैं कि जब सच में कोई आफत आती है, तो नुकसान को मापते कैसे हैं। स्कीम ने फसल के लाइफ साइकिल को 3 मेन स्टेजेस में बांटा है। ओके, वो 3 स्टेजेस कौन से हैं? पहला स्टेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे प्रिवेंटेड सोइंग कहते हैं, यानी बुआई का रुक जाना। प्रिवेंटेड सोइंग। पर अगर खेत में बीज ही नहीं पड़ा तो फसल का तो वजूद ही नहीं है ना, फिर उस चीज का इंश्योरेंस कैसा? यही इस स्कीम की बहुत बड़ी खासियत है। सोचिए, मौसम इतना खराब रहा, जैसे मॉनसून फेल हो गया या भयंकर बाढ़ आ गई, कि उस इलाके के किसान अपने खेतों में बुवाई ही नहीं कर पाए। हाँ, पर किसान ने खेत तैयार करने में, जुताई में, बीज खरीदने में अपना पैसा तो लगा ही दिया होगा ना? एग्जैक्टली, उनका पैसा तो खर्च हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में स्कीम के तहत उन्हें सम इंश्योर्ड यानी बीमित राशि का मैक्सिमम 25% तुरंत दे दिया जाता है, ताकि वो अगली फसल की तैयारी कर सके। एग्जैक्टली। ये सच में बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है। उसके बाद आता है दूसरा और सबसे बड़ा स्टेज, स्टैंडिंग क्रॉप यानी खड़ी फसल, जहां बीज पौधा बन चुका है और खुले आसमान के नीचे सबसे ज्यादा टाइम बिताता है। इस टाइम सूखा, बाढ़ या कीटों का हमला कुछ भी हो सकता है, पर इतने बड़े देश में, इतने सारे खेतों में खड़ी फसल का नुकसान नापते कैसे हैं? इसके लिए एक पूरा स्टैटिस्टिकल सिस्टम काम करता है। सबसे पहले थ्रेशोल्ड यील्ड तय की जाती है। ये उस इलाके की एवरेज पैदाइश होती है, जो पिछले 7 साल के डेटा से निकाली जाती है। और मैंने सुना है इसमें से सबसे खराब 2 साल निकाल दिए जाते हैं। हाँ, 2 सबसे खराब डिजास्टर वाले साल हटा देते हैं। अब अगर इस साल की एक्चुअल यील्ड उस एवरेज थ्रेशोल्ड यील्ड से कम आती है, तो उसे नुकसान माना जाता है। और इस एक्चुअल यील्ड को नापने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स या CCEs किए जाते हैं। पर एक मिनट, क्या इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर हर एक किसान के खेत में जाकर ये चेक करता है कि फसल कितनी हुई? ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, और यहीं पर एग्जाम के लिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। PMFBY में आमतौर पर एरिया अप्रोच यूज होता है। मतलब एक पूरे इलाके, जैसे गांव या पंचायत को एक यूनिट मान लिया जाता है। अच्छा। और उस इलाके के कुछ रैंडम खेतों में CCES किए जाते हैं। मतलब खेत के एक छोटे से हिस्से की फसल काटकर उसका वजन करते हैं।
अगर उन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में एवरेज यील्ड कम निकलती है तो उस यूनिट में बीमा कराने वाले हर एक किसान को क्लेम मिल जाएगा। पर वेट, इस एरिया अप्रोच में तो एक बहुत बड़ा फ्लॉ लग रहा है मुझे। कैसा फ्लो? मान लीजिए पूरे गांव में मौसम ठीक था और CCES की यील्ड भी ठीक आई, पर गांव के एक किनारे पर जहां नदी है, अचानक पानी बढ़ने से सिर्फ एक किसान का खेत पूरी तरह डूब गया। तो एरिया अप्रोच के हिसाब से तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी गांव ठीक है, पर उस बेचारे का तो 100% नुकसान हो गया ना। आपने बहुत ही लॉजिकल पॉइंट उठाया है। एरिया अप्रोच की यही सबसे बड़ी लिमिट है और इसी कमी को दूर करने के लिए स्कीम में लोकलाइज्ड कैलामिटीज यानी स्थानीय आपदाओं का स्पेशल प्रोविजन है। ओह अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ओले गिरना, लैंडस्लाइड्स या जल भराव, इनंडेशन जैसी आफतें आती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक खेत को टारगेट करती हैं। ऐसे केस में असेसमेंट एरिया अप्रोच पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल फार्म बेसिस पर होता है। चलो, ये तो बहुत फेयर है। हाँ, पर इसकी एक बहुत स्ट्रिक्ट शर्त है। किसान को नुकसान होने के ठीक 72 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देनी होती है। 72 घंटे सुनने में तो शायद ठीक लगता है, पर प्रैक्टिकली सोचिए, अगर गांव में भयंकर बाढ़ आई है या साइक्लोन आया है तो बिजली नहीं होगी, नेटवर्क गायब होगा, सड़कें टूट चुकी होंगी। ये तो है। ऐसे में एक डिस्ट्रेस वाला किसान 72 घंटे के अंदर ऐप पर या टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन कैसे रजिस्टर करेगा? क्या ये शर्त थोड़ी ज्यादा हार्श नहीं है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये शर्त हार्श लग सकती है, पर इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। लोकलाइज कैलामिटी में इंडिविजुअल सर्वे करना पड़ता है। अगर किसान 10 या 15 दिन बाद सूचना देगा तो खेत में नुकसान के साक्ष्य यानी एविडेंस मिट चुके होंगे। हाँ, फसल सड़ जाएगी या खेत सूख जाएगा। बिल्कुल। तब कंपनी के लिए ये वेरीफाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि नुकसान ओले से हुआ है या किसान की किसी अपनी गलती से। इसीलिए ये 72 घंटे की गोल्डन विंडो रखी गई है ताकि फ्रेश एविडेंस मिल सके। फेयर इनफ, एविडेंस प्रिजर्व करना इंश्योरेंस का बेसिक रूल है। अब लाइफ साइकिल के तीसरे स्टेज पर आते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटाई के बाद। अक्सर देखा जाता है कि किसान फसल काट कर खेत में ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, इस तीसरे स्टेज के लिए स्कीम में कटाई के बाद मैक्सिमम 14 दिन तक का कवर मिलता है। ये उन फसलों के लिए है जिन्हें खेत में कट एंड स्प्रेड कंडीशन में छोड़ दिया जाता है। ये शायद उन एरियाज के लिए ज्यादा यूजफुल है जहां कोस्टल साइक्लोन्स आते हैं या अचानक बेमौसम बारिश हो जाती है। एग्जैक्टली। और इन सब स्टेजेस के बाद फाइनल टारगेट होता है क्लेम सेटलमेंट, जिसका गोल है कि कटाई के 2 महीने के अंदर पैसा सीधे किसान के अकाउंट में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर हो जाए। पर अगर हम इस पूरी प्रोसेस को एक कदम पीछे हटकर देखें, खासकर जो स्टैंडिंग क्रॉप के लिए एरिया अप्रोच है, लाखों गांव में फिजिकली जाकर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स करना, फसल काटना, वजन करना, ये कितना बड़ा हेडेक होगा। ये तो बहुत स्लो और एरर प्रोन लग रहा है मुझे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मैनुअल सीसीज इस स्कीम की सबसे बड़ी रुकावट रहे हैं और इसीलिए इस पूरे सिस्टम को अब टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा रहा है। पीपीटी में 2 बहुत बड़े टेक इनोवेशंस का जिक्र है। पहला है विंज पोर्टल। विंज पोर्टल, ये वेदर डेटा के लिए होगा शायद? हाँ, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम्स। ये पंचायत लेवल पर एकदम एक्यूरेट और रियल टाइम वेदर डेटा देता है। और दूसरा जो सबसे रेवोल्यूशनरी है वो है येस टेक। येस टेक, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? क्या इससे मैनुअल सीसीईस पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? देखिए, इसे खरीफ 2023 में पेश किया गया। यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ये सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अच्छा, मतलब आसमान से खेत की निगरानी? हाँ, सैटेलाइट्स के जरिए NDVI जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं। ये चेक करती हैं कि खेत में लगे पौधे इंफ्रारेड लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओह, क्योंकि हेल्दी पौधे अलग रिफ्लेक्ट करेंगे और सूखे या बीमार पौधे अलग। एग्जैक्टली। फिर इस सैटेलाइट डेटा पर AI मॉडल्स अप्लाई किए जाते हैं और इंसान के खेत में फिजिकली जाए बिना ही पैदाइश का बहुत एक्यूरेट अनुमान लग जाता है। इससे मैनुअल सीसीज की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। ये सच में कमाल का इनोवेशन है। पर एक मिनट, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, AI मॉडल्स और 18 इंश्योरेंस कंपनीज का ये पूरा कॉर्पोरेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मेंटेन करने के लिए तो बहुत भारी फंडिंग चाहिए होगी। ये फाइनेंशियल बोझ कैसे मैनेज होता है?
क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो प्रीमियम सब्सिडी का बोझ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों आपस में बांट लेते हैं। नॉर्मल स्टेट्स के लिए रेशियो 50-50 का है। मतलब किसान के प्रीमियम के बाद जो एक्चुअल प्रीमियम बचा उसका आधा हिस्सा सेंटर देगा और आधा स्टेट देगा। बिल्कुल। तो क्या ये 50-50 वाला रेशियो पूरे देश में एक जैसा लागू होता है? नहीं, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है। खरीफ 2020 वही PMFBY 2.0 रिवैम्प से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इस रेशियो को बदलकर 90-10 कर दिया गया। 90-10 मतलब सेंटर 90% सब्सिडी देगा और स्टेट सिर्फ 10%? ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं होती कि वो 50% सब्सिडी का भारी बोझ उठा सकें। पहले इसीलिए वो स्कीम से बाहर हो जाते रहे, तो उनकी भागीदारी इंश्योर करने के लिए सेंटर ने बड़ा शेयर ले लिया। ये काफी सेंसिबल अप्रोच है, पर इस फंडिंग मॉडल में ना मुझे एक आर्थिक पेच लगता है। कैसा पेच? देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज का अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट कमाना ही है। अगर लगातार 3-4 साल तक मॉनसून बहुत अच्छा रहे, कोई नेचुरल डिजास्टर ना आए, तो कंपनीज को तो सरकार और किसान से हजारों करोड़ का प्रीमियम मिलता रहेगा और उन्हें 1 रुपया भी क्लेम नहीं देना पड़ेगा। क्या इससे कंपनीज को बहुत बड़ा विन फॉर प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे से? ये आपने एक बहुत ही डीप इकोनॉमिक पॉइंट उठाया है और एक्चुअल में कई स्टेट्स ने यही एग्जैक्ट चिंता हाई कमान को बताई थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीपीटी में एक नए मॉडल का जिक्र है जो खरीफ 2025 से 11 स्टेट्स में शुरू हो रहा है, कप एंड कैप 8110 मॉडल। ये कप एंड कैप कैसे काम करता है? इससे प्रॉफिट कैसे कंट्रोल होगा? देखिए, ये मॉडल रिस्क और प्रॉफिट दोनों पर एक लिमिट लगा देता है। मान लीजिए किसी सीजन में नुकसान बहुत कम हुआ और इंश्योरेंस कंपनी को टोटल प्रीमियम का 80% से भी कम क्लेम देना पड़ा। ओके, तो उनका काफी पैसा बच गया। हाँ, तो उस 80% कैप के नीचे का जो भी पैसा बचा है ना, वो कंपनी को अपनी जेब में नहीं रखना बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को रिफंड करना होगा। इससे उनका ओवर प्रॉफिट रुक जाता है। ओह आई सी, ये कैप हो गया। और अगर इसका उल्टा हो गया तो मान लीजिए कोई भयंकर नेशनल डिजास्टर आ गया और क्लेम्स कलेक्टेड प्रीमियम से बहुत ज्यादा हो गए, तब क्या होगा? उसी के लिए कैप का प्रोविजन है। अगर क्लेम्स टोटल प्रीमियम के 110% यानी 110% से ऊपर निकल जाते हैं तो उसके ऊपर का बोझ कंपनी नहीं उठाएगी बल्कि सरकार उसकी भरपाई करेगी। वाओ, ये तो दोनों तरफ से विन विन है। सरकार का पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और कंपनीज दिवालिया होने से भी बच जाएंगी। बिल्कुल। और इस वेल डिजाइन सिस्टम का ही असर है कि पिछले 9 सालों में इस स्कीम के अंडर करीब 72.61 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 72.6 करोड़ एप्लीकेशंस आ चुके हैं। और क्लेम्स कितने दिए गए हैं अब तक? किसानों को 1.75 लाख करोड़ रुपए 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा का क्लेम दिया जा चुका है। कर रही है। चलिए, अब इस चर्चा के आखिरी और थोड़े कंफ्यूजिंग हिस्से की तरफ चलते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में एक और नाम बार बार सामने आता है, RWBCIS। इन दोनों के बीच का टेक्निकल डिफरेंस क्या है? एग्जाम्स के लिए ये डिफरेंस क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। RWBCIS का पूरा नाम है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे दोनों 2016 में लॉन्च हुई, दोनों का प्रीमियम स्ट्रक्चर वही 2, 1.5, 5 वाला है और फंडिंग पैटर्न भी एक जैसा है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? इनका जो बेसिस है ना, यानी नुकसान को नापने का आधार, वो बिल्कुल अलग है। PMFBY एक्चुअल यील्ड लॉस को मापती है। CCEs या येस टेक के जरिए देखती हैं कि खेत में सच में कितनी फसल कम हुई है। अच्छा, इसीलिए इसमें बेसिस रिस्क कम होता है। पर RWBCIS जो है वो वेदर इंडेक्स पर काम करती है। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी रेफरेंस वेदर स्टेशन पर कितनी बारिश हुई या हवा की स्पीड क्या थी। इसको समझने के लिए हम एक थर्मोमीटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं शायद। RWBCI सिस्टम वैसा ही है जैसे किसी आदमी को अपना बुखार नापना हो, पर वो थर्मोमीटर अपने शरीर में लगाने की बजाय पड़ोस के कमरे में रख दे। ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। राइट। हो सकता है वेदर स्टेशन पर बिल्कुल बारिश ना हुई हो और डेटा नॉर्मल आए, पर उस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर किसान के खेत में भयंकर ओले गिर गए हों। क्योंकि RWBCI सिर्फ उस स्टेशन का डेटा मानेगी, किसान का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी प्रॉब्लम को हाई बेसिस रिस्क कहते हैं। इसीलिए PMFBY को ज्यादा रिलायबल माना जाता है और उसकी इसी रिलायबिलिटी की वजह से उसको वन नेशन वन स्कीम का स्टेटस मिला है,
इसने पुरानी दो स्कीम्स 1999 की NAIS और 2010 की MNAIS को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सुनने वालों को ये क्लियर हो गया होगा कि PMFBY सिर्फ एक योजना का नाम नहीं है। ये विंड्स पोर्टल, येस टेक, सैटेलाइट्स और कप एंड कैप जैसे मॉडल से चलने वाला एक बहुत ही एडवांस्ड इकोसिस्टम है। 2, 2.5, 5 का अफोर्डेबल प्रीमियम, 72 घंटे की रिपोर्टिंग विंडो और 2 महीने के अंदर DBT, ये सब इसे एक सॉलिड सेफ्टी नेट बनाते हैं। सही बात है, पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है। पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। हमने बात की कि कैसे येस टेक में सैटेलाइट्स और ड्रोन्स का यूज डिजास्टर आने के बाद नुकसान को मेजर करने के लिए हो रहा है। हाँ। पर आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, तो क्या आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ क्लेम कैलकुलेट करने तक ही लिमिट में रहेगी? ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। क्या फ्यूचर में ये सैटेलाइट्स और AI इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि वो आफत आने से पहले ही मिट्टी की नमी और वेदर पैटर्न्स को पढ़कर किसानों को एडवांस वार्निंग दे सके, ताकि वो लोग टाइम रहते फसलों को बचा सके? क्योंकि एंड ऑफ द डे नुकसान होने के बाद कॉम्पनसेशन मिलने से ज्यादा बेहतर है कि वो नुकसान हो ही ना। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, और शायद अगला रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में यही होगा। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल में फार्मिंग और इंश्योरेंस दोनों का फ्यूचर तय करेगा। तो इसी आखिरी थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आई होप इस एनालिसिस से सभी को इस सिस्टम के टेक्निकल और प्रैक्टिकल दोनों पहलू समझने में बहुत मदद मिली होगी।